अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और एज़ यूजुअली खैर खैरियत से होंगे। बाय द वे, आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और ये उसका फर्स्ट टॉपिक, यानी मैं काफ़ी ज़्यादा जो मेजर टॉपिक्स हैं वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और अब हम आते हैं थोड़े से कॉमन टॉपिक्स पे, ठीक है। वो मेजर इसलिए क्योंकि एग्जाम्स का टाइम है, अभी बहुत से मेजर टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, हम जिसकी स्टडी करें वो होते क्या हैं, ठीक है। उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। ऑल स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, माइक्रो का मतलब ही क्या है, इतना छोटा जो हम आम आंख से नहीं देख सकते, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स टू मच स्मॉल, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज़्यादा छोटे, जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये भी यही कहा गया कि ऑल स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो इतने छोटे हों कि आम आंख से ना देखे जा सके, उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन पर। अच्छा, क्लासिफिकेशन का ना मैं अपने वर्ड्स में आपको समझाती हूँ कि होती क्या है। यानी कि हम क्या करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, ठीक है। कि कौन सा किस टाइप के, कौन सा किस इन्वायरमेंट का है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं, कौन से जो है मल्टी है, कौन सा सिंगुलर है, ईच एंड एवरीथिंग देखते हैं। फिर उनको एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनकी एक जो है स्पेसिफिक ऑर्डर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता जाएगा, अगर वो इस मतलब हमारे पास अगर दो ऑर्डर हैं, अगर वो ऑर्डर ए के अकॉर्डिंग हुआ, उससे सिमिलर हुआ, तो हम उसे ऑर्डर ए में मतलब पुट कर देंगे। अगर वो ऑर्डर बी के अकॉर्डिंग हुआ तो हम उसे ऑर्डर बी में इंक्लूड कर देंगे। बट अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों से ही डिफरेंट हुई तो फिर हम एक नया ऑर्डर बनाएंगे और उसको ऑर्डर सी में रख देंगे, ठीक है। इस तरह हम करते हैं क्लासिफिकेशन। अच्छा जी, लिखा क्या, वंस वी लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन वी कैन कंपेयर ऑर्गेनिज्म सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, हमें पता चल गया यार कि ये पानी में रहने वाला है, ये इन्वायरमेंट मतलब कि हवा में रहने वाला है, और ये जो है लैंड पे रहने वाला है, ठीक है। अब हम तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल गई, ठीक है। सिमिलैरिटीज़, अब उससे जो जो सिमिलर होगा और जो जो डिफरेंट होगा हम उसको डिफरेंट कैटेगरी में डालते जाएंगे, और जो सिमिलर होगा उसे सिमिलर कैटेगरी में डालते जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हमें क्लासिफिकेशन के बारे में पता चल जाता है। लेकिन कैसे, पहले हमें ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए, तभी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा कि इन ऑर्डर टू लर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वी मस्ट लर्न अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ऑर्डर है उसको लर्न करने के लिए या उसकी क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लाजमी होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास जो है वेजिटेरियन पे लोग हैं कुछ, ठीक है, और कुछ नॉन वेज है। तो अब हम क्या करेंगे, बगैर उनसे पूछे, बगैर उनकी जो है नोटिस किए उनको, तो हम उनको वेजिटेरियन को उठा के नॉन वेज में थोड़ी ना रख लेंगे, ठीक है। एक कॉमन सी काफ़ी अजीब सी एग्जांपल मैंने आपको दिया, बट हम पहले उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखें, हम उन्हें देखेंगे यार कि वो क्या खा रहे हैं, ठीक है। अगर हमसे नहीं भी पूछते तो हम उनकी रूटीन देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा यार ये तो बंदा नॉन वेज है, इसको हमने नॉन वेज में ही डालना है, ये बंदा जो है वेज है, इसको हमने वेज में ही डाल, यानी हम उसको देखेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने उन्हें नोटिस करना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, वो जो डेली उनकी हैबिट्स हैं वो चीज़ें देखनी, फिर ही हम उनको एक ऑर्डर में क्लासीफाई करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे बेतुके नहीं उठा के किसी को किसी भी ऑर्डर में डाल देते, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली हर चीज़ मेंटेन की जाती है, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज इज वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, तो ये इम्पॉसिबल नहीं होता कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उठाएं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना शुरू कर दें, ठीक है। यानी ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम आम आँख से भी नहीं देख सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चीज़ स्टडी करनी चाहिए, अब सबसे पहले हमें उसका कल्चर ही देखना चाहिए ना, यानी कि वो किस माहौल में रहता है, ठीक है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसकी मतलब उसमें जो पॉपुलेशन हम उसको स्टडी करें। एक को उठा के तो हम स्टडी करने से, वो इतना छोटा होता है जैसे रेत का एक ज़र्रा, इस तरह का, ठीक है। रेत का एक ज़र्रा, इससे भी छोटा, ठीक है। तो इसको उठा के हम स्टडी नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं कि उस की पॉपुलेशन को देखते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन में ज़्यादा हो जाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है तादाद ज़्यादा हो जाती है, फिर हम उसको स्टडी करते हैं, उनके जो कल्चर है उसको स्टडी करते हैं। देन हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यार ये वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना, ये इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, इसकी सिमिलैरिटीज़ करे मतलब कि ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 इनमें से किस से मैच होती हैं, फिर हम उसको उठा के उस ऑर्डर में पुट करते हैं। आई समझ, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे देखते हैं, ऑर्गेनिज्म को सिंगल नहीं देख सकते, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, उसके कल्चर को, उसकी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, ठीक है, कि वो किस कल्चर में रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं।
अच्छा, जो सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है ना जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उसमें क्या आ जाती है, उसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स में सबसे जो अपीयर कैसे होता है वो, जैसे कि उसकी शेप कैसी हो है, साइज़ कैसा है, उसकी अरेंजमेंट्स कैसी है, ठीक है, और जो है फ्लैजिला है कि नहीं है, अगर है तो उसकी अरेंजमेंट कैसी है और कितने फ्लैजिला अटैच है, ये चीज़ें यानी उसकी मॉर्फोलॉजी, आउटर स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, ठीक है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे बगैर स्लाइड को देखे सोचे, यानी कि हमने आउटर अपीयरेंस देखनी है तो उसकी हम शेप देखेंगे, ठीक है, यानी वो किस शेप के, अगर हम बैक्टीरिया की जाएँ तो इसकी जो शेप होती है वो कोकस में होती है या बैसिलस में होती है, ठीक है, या स्पाइरल होती है, तो वो कोकाई है, बैसिलस है या स्पाइरल है, हमने इस चीज़ को स्टडी करना है, ठीक है। फिर हमने उसका साइज़ देखना है, नैनोमीटर्स में होगा तो कितना 0.001 है, 0.0001 है या 0.002 है, हमने उसका जो है साइज़ देखना है। ये हम देख सकते हैं कि हम एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देख रहे, ये हम उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, बाहर से कैसा है, ठीक है। फिर उसके अलावा हम लोगों ने क्या कर देना कि सेल की अरेंजमेंट्स कैसी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेना कि स्ट्रक्चर, उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या है, यानी हाँ वो किस कैटेगरी में हम उसको किस उसकी स्पेशलाइजेशन की वजह से डाल सकते हैं। अब देखें, जो हमने ऑर्डर ए में डाले हैं उनके पास 2 फ्लैजिल हैं, ठीक है। अब जो ऑर्डर बी में डाले हैं उनके पास जो है सिंगल फ्लैजिल है, ठीक है, और जो ऑर्डर सी में है उसके पास भी डबल फ्लैजिल है। लेकिन ए और सी में फ्लैजिला सेम है, ठीक है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स तो डिफरेंट है ना, तो इस वजह से वो अलग अलग ऑर्डर में, वरना हम फ्लैजिला की बेस पे अगर देखना होता तो इकट्ठे रख लेते, लेकिन उनकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो चेंज है। तो अब हमारे पास एक नया ऑर्गेनिज्म है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब उसके हमने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखना है, इसके पास भी 2 फ्लैजिल है। अब मुझे समझ नहीं आ रही यार कि मैं इसको ऑर्डर ए में डालूँ या तो ऑर्डर सी में डालूँ। तो अब देखिए उन दोनों के पास भी 2-2 फ्लैजिल हैं। अब क्या करना है, मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है। अब मैंने कुछ जो हैं कैरेक्टर्स इसके देख लिए मॉर्फोलॉजी में, ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स इसके देख लिए। अब वो ए से भी मैच हो रहे हैं, बी से भी मैच हो रहे हैं, मैं तो लगी रहूँगी ना कि यार इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक मिल जाए। मैं दोनों में तो नहीं डाल सकती, अब मैं स्पेसिफिक देख लूँ कि यार मतलब किस में जाएगा, ये ए में जाएगा, बी, वैसे मोस्टली 2 में भी चले जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका स्टडी करूँगी इस पे, और फिर मुझे कोई एक ऐसा मिल जाता है जो कि ऑर्डर ए से रिजेम्बलेंस रखता है, ठीक है, यानी कि जो स्पीशी मेरे हाथ में है वो 90% ऑर्डर सी से मैच होती है और जो है 100% ऑर्डर ए से मैच होती है। तो मैं किस में पुट करूँगी इसको, ऑर्डर ए में, ठीक है। इसलिए इसका जो है स्पेसिफिक जो है कैरेक्टर्स भी देखना ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है फ्लैजिलर अरेंजमेंट, यानी कि फ्लैजिला को तो आपको पता है ना, मूव करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो फ्लैजिला की अरेंजमेंट्स कैसी हैं, अब किसी में मोनोट्राइकस होती है, किसी में लोफोट्राइकस होती है, किसी में एट्राइकस होती हैं, यानी कि ये आपको पता ही होगा, ठीक है। किसी में बंडल्स होते हैं तो उनको क्या कहेंगे, किसी में सिंगल होता है उसको क्या कहेंगे, किसी में 2 फ्लैजिला होते हैं उसको क्या कहेंगे, किसी में सिंगुलर ऑल साइड पे होगा, किसी के पास जो है वो दोनों साइड्स पे बंडल्स होंगे फ्लैजिला के, उनको क्या कहेंगे। तो ये शेप्स मैं जो है वो स्टडी करवाऊँगी सॉरी आप लोगों को, लेकिन स्लाइड्स पे, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट लेक्चर ही इस पर दूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना मॉर्फोलॉजी यानी कि आउटर स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं, मॉर्फोलॉजी इसको कहते हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो इसको हम इन कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वन पे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन, यानी कि हम इसकी केमिकल जो कंपोजिशन है वो भी हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, केमिकल कंपोजिशन होती क्या है, यानी कि एक सेल जो है वो डिवाइड, मतलब एक सेल है ना पूरा, यानी ह्यूमन बीइंग है, हम भी ले लें तो हमें कितने % केमिकल है और कितने % हमारे पास वाटर है, ठीक है। तो इस तरह जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें भी केमिकल की भी कंसनट्रेशन होती है और सेम एज़ वाटर की कंसनट्रेशन भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, लिखा क्या, माइक्रोबियल सेल कंसिस्ट ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, जो माइक्रोबियल सेल होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। इसमें बहुत से होंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगी, डीएनए होगा, आरएनए होगा, ठीक है, और भी बहुत से होंगे जो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स होंगे इसमें। तो यानी इसमें बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, यानी सिर्फ इंसानों में नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं, ठीक है। व्हेन सेल्स आर ब्रोकन अपार्ट ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड टू हैव द कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा ठीक है, जब कोई सेल ब्रोक होता है यानी कि टूटता है, ठीक है, तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ना स्पेसिफिक जो केमिकल कंपोजिशन है वो हम फाउंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल में वर्ड्स में आपको बताऊं कि जो एक माइक्रोबियल सेल है ना, उसमें भी एक वाइड वैरायटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। पानी भी होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी अच्छी खासी वैरायटी मौजूद होती है। और जब वो सेल डेड होता है या टूट जाता है, ठीक है, तो फिर हम उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या केमिकल कंपोजिशन को स्टडी कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, ऊपर क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल इट इज़ अ जेल लाइक मटेरियल, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि जो मतलब हम नॉर्मल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ें तो इसमें जो है वाटर होता है, ठीक है, एंजाइम्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट होते हैं, गैसेस होती हैं, और जो सेल स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम्स, जो सेल स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं, राइबोसोम्स आ जाते हैं, प्लाज्मिड्स आ जाते हैं, प्रोटीन और जो है आरएनए, डीएनए, ठीक है, ये सब आ जाते हैं, ठीक है, फॉस्फेट्स वगैरह। तो इसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है, एंजाइम्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट होते हैं, गैसेस होती हैं और सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपको छोटी सी डायग्राम ऊपर आपको नज़र आ रही होगी कंपोजिशन पे, जो ऊपर एरो लगा हुआ है, कि एक जो है बेसिलस शेप का मैंने सेल बनाया हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाया है, जिसमें 30% केमिकल्स होते हैं और 70% वाटर होता है। अब इसको मैं जूम करके ना आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये नॉर्मल मैंने जो है बेसिलस शेप का जो बनाया हुआ है क्या, बैक्टीरिया, ठीक है, जिसमें 70% जो है वाटर है और 30% क्या है, केमिकल्स है, ठीक है। ये मैंने आपको मेरी डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा था, लेकिन आगे आपको नज़र नहीं आता कि वो जो 30% है वो कैसे डिवाइड होता है, ठीक है। तो आगे जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, जिसमें से 30% में से 15% जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, 4% में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मैंने एस मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ था, ठीक है। 6% क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, 2% फॉस्फेट लिपिड्स होते हैं, ठीक है, या फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है, 1% डीएनए होता है और 2% पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है। 15 + 4 कितने हो गए, 19 हो गए, 19 + 6 25, 25 + 2 27, 128 एंड 2 29 एंड 30, टोटल कितना है 30%। अब ये रेंड अब खुद याद करें, 15% क्या थी, प्रोटीन थी, 4% जो थे वो एस मॉलिक्यूल्स से, ठीक है, यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल, 6% क्या था, आरएनए था, 2% क्या था, फॉस्फोलिपिड्स एंड 1% डीएनए एंड 2% पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। टोटल क्या हो गया 30%, यानी कि इन जो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, यानी ये जो आपके सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, इन्होंने 30% जो है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं, बाकी 70% जो होता है वो वाटर होता है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो किस कल्चर के लिए स्पेसिफिक होते हैं। हमने हर चीज़ देखकर उनको जो है डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो कुछ जो होते हैं वो मतलब इनकी जो स्पेसिफिक ग्रोथ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो जो कुछ होते हैं वो कल्चर में रहते हैं, कुछ जो है कल्चर पर रहते हैं, ठीक है, कुछ लेबॉर्ट्री में हम मतलब जो है ग्रो करवाते हैं। तो ये इनकी क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव इट्स स्पेसिफिक ग्रोथ रिक्वायरमेंट, यानी कि हर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी एक स्पेसिफिक ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, जो फुलफ़िल होगी तो ही वो ग्रो करेंगे, ठीक है। अगर वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं होती तो वो डेथ हो जाती है। तो सिंपल, अब हम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, ठीक है, तो हमने उसे किसी इन्वायरमेंट में रखना है, तो ऑब्वियस उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगी। तो वो लैंड वाला हम उठा के पानी में डालते तो वो तो गया ना, या पानी वाला उठा के हम जी कहें हवा में उड़ो चाहे तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए। अच्छा, कैसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन और ऑन कल्चर, यानी कुछ जो है वो कल्चर में रहते हैं, ठीक है, और कुछ कल्चर पर रहते हैं। जैसे कि हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेबॉर्ट्री में रखते हैं, उस पर वो प्रोवाइड्स करते हैं न्यूट्रिएंट्स लेबॉर्ट्री में उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और वो ग्रो करते हैं, और इसके साथ हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अच्छा, अब इसकी इस जो एग्जांपल है वो है थ्रोट कल्चर। थ्रोट कल्चर आप लोगों ने अगर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी ना, तो थ्रोट कल्चर आपको रट्टे पे होना चाहिए, ठीक है। अब मैं सिंपल बताती हूँ कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के हम इसमें क्या स्टडी करते हैं कि हर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्पेसिफिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। यानी कि उसको ज़िंदा रहने के लिए स्पेसिफिक कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर वो उसको ना मिलें तो वो डेथ हो जाएगी। लाइक हमें जो है हवा चाहिए सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए पीने के लिए, खाने के लिए न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें इसमें से एक चीज़ भी नहीं मिलती तो हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो सेम एज़ उनकी भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, सबकी अलग अलग हैं, ठीक है। अच्छा, और जो कुछ हैं वो कल्चर में रहते हैं, लाइक मतलब नॉर्मली जो इन्वायरमेंट में रहते हैं, और कुछ को हम लेबॉर्ट्री में जो क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं, उनको सपोर्ट दे के, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके, ठीक है। तो उनकी क्या होगी, अब ये बाहर जो कल्चर में थे उनसे थोड़े से डिफरेंट हो गए। अब इसकी एग्जांपल है थ्रोट कल्चर में, फिर भी आपको बता देती हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। थ्रोट कल्चर देखते हैं हम।
अच्छा, थ्रोट कल्चर क्या है ये मैं आपको ना अपनी वर्डिंग में समझाऊंगी, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने हाथों से ही करते हैं, तो ये रट्टा रिड़ाया आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो वो एक लूप होती है, एक लूप वायर हम लेते हैं, ठीक है। लूप वायर लाइक आपको मैं बताऊं कि मोस्टली आप लोग बच्चे जो आपके खेलते होंगे या आप खेलते होंगे, वो जो होती है ना, जो एक किसी मटेरियल के अंदर डिप करके हम फूंक सी मारते हैं और वो बलून से बन जाते हैं और इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, ठीक है। ये मोस्टली हम लोगों ने अपने बचपन में देखे हुए, अभी भी देखते हैं। तो इस तरह की एक लूप होगी, ठीक है। सर्कल बनाएं अपने मतलब थंब से और जो फिंगर्स, एक सर्कल बनाएं 0, ठीक है। उसके साथ एक लंबी सी डंडी सी होती है, एक वायर जो होती है, वायर की एक लूप बनाई होती है, ठीक है। तो वो एक लूप हमने लेनी है। एक हमने ले ली है पेट्री डिश। पेट्री डिश का तो सबको पता होगा। अच्छा, उस पेट्री डिश के ऊपर हम लोगों ने क्या कर देना कि पहले एक लेयर लगा देनी है एगर की, ठीक है। एगर की उस पेट्री डिश पे एक लेयर लगा देनी है। और एक साथ हम लोगों ने क्या लेना है, एक कल्चर, यानी या पेट्री डिश में ले लें या किसी भी चीज़ में ले लें जिसके अंदर बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, कॉलोनीज़ हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब उसी लूप वायर को हमने उस कल्चर के अंदर डाल दिया, ठीक है। डाल के फिर हम लोगों ने क्या किया कि उसको पेट्री डिश, अब यहाँ पे जो आपको पहली डायग्राम नज़र आ रही है ना, उसके ऊपर हमने वो ये जो लूप बनी तो हुई है यार, सामने देखो लूप बनी हुई है ना, तो इस लूप को, ये नीचे पेट्री डिश है, ऊपर लूप है, इसको ने क्या किया कि इसी पेट्री डिश के ऊपर ना कुछ लाइंस लगा दी, ठीक है। एक मतलब किसी एक डायरेक्शन में। फिर वहीं से हम लोगों ने क्या किया, आगे सेकेंड डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दी, फिर थर्ड डायरेक्शन में, फिर जो है फोर्थ डायरेक्शन में, इसी तरह हम लोगों ने लगाते जाने हैं। और फिर हम लोगों ने साथ साथ क्या देखते जाना, जब हमने स्टार्ट में लाइन्स लगाई थी तो उसमें कितनी कॉलोनीज़ प्रेजेंट थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखने फिर 10 कॉलोनीज़, फिर इसी तरह डाइल्यूशन जो है वो होती जाएगी। जैसे ही डाइल्यूट होता जाएगा तो हमें कॉलोनीज़ का भी पता चलता जाएगा कि किसमें कितनी ज़्यादा कॉलोनीज़ है, किसमें कितनी कम है, और कौन सी जो है वो एंड तक है, किसके ज़्यादा नंबर्स हैं, ठीक है, और कौन सी बहुत रेयर है। तो ये होता है थ्रूआउट कल्चर। हम जो है कॉलोनीज़ फाइंड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फाइंड करने के लिए एक बड़ा सा कल्चर हमें दे दिया जाता है जिसमें हज़ारों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर हमने उनको स्टडी करने के लिए ये थ्रूआउट कल्चर का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये किसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ी थी, थ्रूआउट कल्चर की कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक में, ठीक है। तो आज हम यही करेंगे। बाकी रह गई हैं 5: मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, पैथोजेनिसिटी एंड इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हम करेंगे कल, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। आज जो हैं जितनी की हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जो इसमें समझना आई हो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी मेल मेरी जो है वो डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन है और थंबनेल पे भी, और नंबर भी साथ मेंशन है। और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं ऑनलाइन वर्किंग का डिस्कस करती हूँ। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो वर्किंग करने में तो आप काइंडली उस चैनल पे विजिट कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब